हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। ये छत्तीसगढ़ का 5वां क्लास होने वाला है, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से आपको सभी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, चाहे वो आप पीएससी की बात करें या व्यापम की बात करें, उन दोनों में आपको इस जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आबकारी आरक्षक, सीजी पुलिस, सीजी टेट, पीएससी हो या व्यापम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। साथ ही अगर अभी हम कोई भी एग्जाम की बात करें, चाहे पीएससी की बात करें या व्यापम की बात करें, उनमें कूट वाले प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कूट वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट के जैसे काम करेगा, और जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है वो इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जनजातियों के विकास के लिए जनजाति उप योजना कार्यक्रम की किस जो जनजाति उप योजना कार्यक्रम है उसे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि जनजाति उप योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इन सभी का उद्देश्य क्या होगा? जनजातियों का विकास करना। ठीक है, जनजातियों के विकास के लिए जो जनजाति उप योजना कार्यक्रम है उसे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया है, ये आपको बताना है। अपने आंसर कमेंट करते जाएंगे, जिससे आपको भी ये जो आंसर्स हैं वो याद हों। तो ये क्या ऑप्शन ए में दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्या जो जनजाति उप योजना कार्यक्रम है उसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया, या फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो जनजाति उप योजना कार्यक्रम है उसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम ये जो जनजाति है, जनजातीय उप योजना जो कार्यक्रम है उसके बारे में और डिटेल से बातें करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे जनजाति उप योजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ, तो उस समय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या है? ठीक है, तो ये इसकी अवधि है 1974 से लेकर के 79। ठीक है, ये इसकी अवधि है। लेकिन आपको स्पेसिफिक पूछे कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लागू हुआ है जनजाति उप योजना, इसे एक्चुअल में पूछे आपको डेट, तो उसका जो ईयर है 1976। ठीक है, 1976-77 ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिस्कस करें तो इसका जो जनजाति उप योजना कार्यक्रम है इसका संचालन कौन करता है अगर पूछा जाए, तो इसका संचालन जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनजाति उप योजना से लिया गया था, क्वेश्चन जो आ चुका है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको ये पूछा गया था कि जनजाति उप योजना का क्षेत्र कितना है, क्षेत्र आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे। ठीक है, आपको क्षेत्र पूछा गया था, तो इसका जो जनजाति उप योजना कार्यक्रम का जो क्षेत्र है वो है 99253, यानी कि 91,253 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आपको अगर इसे प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत में ये क्या होगा, जनजाति उप योजना का आपको अगर प्रतिशत पूछा जाए तो वो है 67.50%। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखनी है। क्षेत्र और इनका प्रतिशत दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको और अच्छे से याद करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जनजाति विकास की योजनाओं में शामिल है, क्या शामिल है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है इंद्रायण मितान योजना, दूसरा दिया गया है रोशनी योजना, तीसरा दिया गया है सिविल सेवा प्रोत्साहन, चौथा दिया गया है होटल मैनेजमेंट योजना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जनजातीय विकास की योजनाओं में क्या क्या शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों जो पॉइंट है वो शामिल हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को उनके अनुच्छेद से हमें सम्मिलित करना है। किसको? संवैधानिक प्रावधान जो जनजाति से संबंधित है उन्हें उनके अनुच्छेदों से सम्मिलित करना है। इधर हमें अनुच्छेद दिया गया है, इधर संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 46 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 46 में जनजाति से संबंधित कौन सा प्रावधान है ये आपको बताना है। तो इसका जो है अनुच्छेद 46, इसमें क्या कहा गया है, जनजातियों के शैक्षिक व आर्थिक विकास के लिए विषय में सुरक्षा है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में ये चीजें कही गई हैं। तो ए का 2 हो जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 273। तो अनुच्छेद 273 क्या कहता है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदायकी व्यवस्था। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा। अब अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुच्छेद 330 क्या कहता है, अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद जो 330 है उसमें क्या है, लोकसभा में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। जो चौथा दिया गया है डी में, अनुच्छेद 244। तो अनुच्छेद 244 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 244 में कहा गया है जनजातीय क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था, ये बात इसमें कही गई है। तो ये जो सभी पॉइंट है आपको याद रखनी है, कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, संविधान के अनुच्छेद 164 ए के तहत निम्न में से किन किन राज्यों में एक जनजातीय मंत्री के प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 ए के तहत बात हो रही है, तो कहाँ कहाँ है एक जनजाति मंत्री का प्रावधान का उल्लेख, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में है। तो क्या वो छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 व 4। 5वें में नहीं दिया गया है, राजस्थान में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। क्या ये कथन सही है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कथन 2 दिया गया है, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। तीसरा कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के जनजातियां 161 उप समूहों में विभाजित है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या क्या है, जैसे पहला कथन क्या था, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है, ये पॉइंट सही है। दूसरा कथन क्या कहा रहा है, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के जनजातियां 161 उप समूहों में विभाजित है, तो ये भी पॉइंट जो है वो सही है। ठीक है, लेकिन अभी आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कहा गया है, जो 42 प्रकार की जनजाति है, क्या उनमें कोई एक और जनजाति ऐड हुई है? तो वो जो एक जनजाति ऐड हुए है उसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई है, 43 हो गई है। ठीक है, तो वो जो एक और जो नया जनजाति ऐड हुआ है उसका नाम आपको कमेंट करना है, तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2, 3, वो तीनों पॉइंट सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है
एंथ्रोपोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जनजातियों से संबंधित अध्ययन के उद्देश्य से वर्ष 1972 में किस स्थान पर नृजातीय म्यूजियम की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में दिया गया है, नृजातीय म्यूजियम की स्थापना कब हुई है, तो वो कब हुई है 1972 में। अब आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, नृजातीय म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे हुई है, ये आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना है, क्या वो धर्मपुरा बस्तर में है, या फिर आसना बस्तर में है, या फिर रायपुर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, नृजातीय म्यूजियम की स्थापना जो है वो धर्मपुरा बस्तर में है। धर्मपुरा जगदलपुर बस्तर में हुआ है इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1972 में हुई है। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना है। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, जनजाति संबंधी अध्ययन के उद्देश्य से वर्ष 1972 में नृजातीय म्यूजियम की स्थापना की गई है, जो कि की गई है धर्मपुरा, ध्यान रखेंगे, जगदलपुर बस्तर में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। आगे बढ़ूं, जो मैं चीजें बता रहा हूं नोट करते जाइएगा प्लीज, आपको ही एग्जाम में आसानी होगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बस्तर के लोक नृत्य स्थानीय बोलियों, साहित्य और शिल्प कौशल का संरक्षण और प्रचार के उद्देश्य से किस संस्था को स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मापदंड के लिए निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अगर किसी भी क्षेत्र को क्या करना है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो उसके लिए क्या मापदंड होना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला पॉइंट दिया गया है जनजातीय आबादी की प्रधानता। दूसरा पॉइंट दिया गया है क्षेत्र की सघनता और उचित आकार। तीसरा पॉइंट दिया गया है पड़ोसी राज्यों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। चौथा पॉइंट दिया गया है न्यूनतम साक्षरता दर। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या क्या मापदंड है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए जनजातीय आबादी की प्रधानता देखी जाती है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो भी सही दिया गया है, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा, पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का जो आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता दर। ये कोई मैटर नहीं करता, तो 1, 2 और 3 ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कथन दिया गया है पहला, छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। दूसरा दिया गया है राज्य में 85 विकास खंड आदिवासी विकास खंड है। तीसरा दिया गया है राज्य में 13 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। क्या क्या पॉइंट्स इनमें सही हैं, कौन कौन सा कथन ये सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, ये पॉइंट सही है। दूसरा दिया गया है राज्य में 85 जो विकास खंड है वो आदिवासी विकास खंड है। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में टोटल विकास खंड की संख्या कितनी है। आपको ये पता चल गया कि कुल विकास खंड में 85 जो विकास खंड है वो आदिवासी विकास खंड है। तो अब आपको ये बताना है कि वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिलित करना है हमें। इधर दिया गया है केंद्रीय अभिकरण और इधर उनका मुख्यालय दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केंद्रीय अभिकरण है उनकी संख्या कितनी है। तो केंद्रीय अभिकरण की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, और 5 नहीं 6 है। ठीक है, केंद्रीय अभिकरण की संख्या कितनी है, 6 है। और इसमें 2 जो हैं, इसके अलावा जो 2 और हैं उन्हें राज्य के द्वारा अभिकरण किया गया है। ठीक है, राज्य अभिकरण द्वारा
बनाया गया है, 2 जो विकास अभिकरण है उन्हें राज्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये जो 6 मैं बोल रहा हूँ उन्हें केंद्र के द्वारा बनाया गया है, केंद्र अभिकरण, और जो 2 हैं वो राज्य अभिकरण के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो वो जो 6 और जो 2 हैं वो आपको याद रखनी है। तो इसमें से अगर मैं कुल की बात करूं, जनजातियों से संबंधित अभिकरण की बात करूं, तो कुल जो हो जाएंगी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। अगर कुल पूछा जाए जनजातियों से संबंधित अभिकरण की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 8, उसमें से जो केंद्रीय अभिकरण है उनकी संख्या है 6 और जो राजकीय अभिकरण है उनकी संख्या है 2, ठीक है। तो ये 8 चीज़ आपको पता होना चाहिए, उनके मुख्यालय कहाँ हैं ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोला गया है। सम्मिलित करना है, इधर केंद्रीय अभिकरण दिया गया है और इधर उनका मुख्यालय दिया गया है। तो बैगा विकास अभिकरण जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। बैगा जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। जो बैगा जनजाति है वो मुख्यतः मैकल श्रेणी की तरफ निवास करती है। मैकल श्रेणी में मुख्य रूप से ये कवर्धा जो है, कबीरधाम जो है, उन पे निवास करती है। तो ये जो बनाया गया है बैगा विकास अभिकरण, इसका जो मुख्यालय का होगा ये कबीरधाम ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए का जो हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। और कमार विकास अभिकरण जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कमार विकास अभिकरण का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा गरियाबंद, ठीक है। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण की बात करें तो पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर पर है, ठीक है। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है, अंबिकापुर में, इसका जो मुख्यालय है वो अंबिकापुर में है। अब बात करते हैं अबूझ माड़िया विकास अभिकरण। तो आपको पता होगा जो अबूझ माड़िया है वो कहाँ निवास करते हैं, नारायणपुर में निवास करते हैं। तो ये जो बनाया गया है अबूझ माड़िया विकास अभिकरण, तो इसका जो मुख्यालय होगा ना वो नारायणपुर में होगा। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो बी दिया गया है वो, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया जो केंद्रीय अभिकरण है उनकी संख्या 6 है, ठीक है। तो ये तो हमने 4 डिस्कस किया, ठीक है, 4 हमने डिस्कस किया। 5वें की बात करते हैं, 5वां कौन सा है, तो 5वां हो जाएगा कोरवा, ठीक है। क्या हमने कोरवा डिस्कस कर रखा है, हाँ कोरवा हमने डिस्कस कर रखा है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं कोरवा प्लस बिरहोर की, ठीक है। कोरवा प्लस बिरहोर, कोरवा एवं बिरहोर जो विकास अभिकरण है ये इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जाए, ये 5वां, ठीक है, ये 5वां केंद्रीय अभिकरण है कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जसपुर में, ठीक है। समझ में अगर मेरा लिखा हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनकर भी लिख सकते हैं। हमने 4 पहले ही डिस्कस किया, बैगा विकास अभिकरण जो कि कबीरधाम में है। दूसरा हमने बात किया कमार का जो कि गरियाबंद में इसका मुख्यालय है। तीसरा हमने बात किया कोरवा की जो कि कोरवा अंबिकापुर में है। अगर हम बात करें अबूझ माड़िया की तो वो नारायणपुर में है। 5वां मैंने बताया कोरवा एवं बिरहोर, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जसपुर में, ठीक है। अब बचा क्या, इनमें से हमने क्या डिस्कस नहीं किया है, कमार के बारे में डिस्कस किया है क्या, कमार भी हमने डिस्कस कर रखा है। हमने क्या डिस्कस नहीं किया है, तो इसमें से 6वां कौन सा हो जाएगा, ये जो बैगा विकास अभिकरण था इसका पुनर्गठन किया गया विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण है। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया है गौरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने बताया 6, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने, बैगा विकास अभिकरण, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कबीरधाम में, ठीक है। और इसका जब पुनर्गठन किया गया उसको भी आपको याद रखना है, बैगा विकास अभिकरण जिसका मुख्यालय फिर बनाया गया गौरेला पेंड्रा मरवाही को, ठीक है। तो ये 2 हो गई। कमार की बात की, कमार कहाँ पे, कमार का मुख्यालय गरियाबंद। फिर हमने कोरवा की बात करी, कोरवा का मुख्यालय कहाँ है, अंबिकापुर। अबूझ माड़िया की बात की तो अबूझ माड़िया हमें कहाँ मिलेगा, नारायणपुर में, तो इसका मुख्यालय नारायणपुर। उसके बाद हमने कोरवा एवं बिरहोर की बात की, कोरवा एवं बिरहोर, इसका जो मुख्यालय है कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, इसका मुख्यालय है जसपुर, ठीक है। ये हो गई केंद्रीय अभिकरण की बात। अब हम अगर राजकीय अभिकरण की बात करें तो राजकीय अभिकरण की संख्या कितनी है, 2, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन बन चुका है।
तो हम डिस्कस करते हैं राजकीय ठीक है, राजकीय अभिकरण। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे राजकीय की बात करते हैं। राजकीय अभिकरण ये कितने हैं? 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। ये 2 हैं, पहला हो जाएगा पंडो। ठीक है, पंडो विकास अभिकरण। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान सुनेंगे। पंडो विकास अभिकरण। और दूसरा हो जाएगा, अब दूसरा क्या है? भुजिया विकास अभिकरण। ठीक है, भुजिया विकास अभिकरण। और आपको ये पूछा जाता है पंडो का मुख्यालय कहाँ है? पंडो विकास जो अभिकरण है इनका मुख्यालय कहाँ है? तो पंडो जो है, पंडो विकास अभिकरण, इसका मुख्यालय हो जाएगा सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पंडो विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर। भुजिया की बात करें तो भुजिया विकास अभिकरण कहाँ है? ये है गरियाबंद में। ठीक है, गरियाबंद। सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको ये पूछा जाता है कि राजकीय द्वारा है और ये नए हैं। ठीक है, राजकीय द्वारा है जो अभिकरण 2, उनका आपको डेट पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब की गई है। तो इन दोनों की स्थापना आपको ध्यान में रखनी है। पंडो विकास अभिकरण और भुजिया विकास अभिकरण, इन दोनों का जो स्थापना वर्ष है वो 2002-3 है। ठीक है, 2002-3 में इनका स्थापना किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने इस प्रकार आपको केंद्रीय अभिकरण और राजकीय अभिकरण के बारे में डिस्कस कराया। केंद्रीय अभिकरण की संख्या 6 और राजकीय अभिकरण की संख्या 2। ठीक है, जिसमें से राजकीय अभिकरण को हमने डिस्कस किया पंडो और दूसरा भुजिया। इन दोनों का स्थापना कब हुआ? 2002-3 में। पंडो का जो मुख्यालय है वो सूरजपुर में है और भुजिया जो विकास अभिकरण है इसका मुख्यालय होगा गरियाबंद। इतनी ही चीज़ें आपको समझ में आई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है, मैं सभी चीज़ें आपको डिस्कस करने से पहले मैं खुद उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बारे में नॉलेज मैं लेता हूँ अलग अलग सोर्स से, ताकि आपको मैं कोई गलत जानकारी ना दूँ। तो मेहनत लगती है सभी चीज़ों के लिए। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कमार विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है। कमार विकास प्रकोष्ठ, तो कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ कहाँ स्थापित है ये आपको बताना है। क्या वो नगरी में है, राजनांदगांव में है, भानु प्रतापपुर या मुंगेली या महासमुंद? तो जो कमार विकास प्रकोष्ठ है वो कहाँ कहाँ है? इसका सबसे पहले क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको। विशेष इन सभी का जो प्रकोष्ठ है, ठीक है, ये हमने प्रकोष्ठ की बात की। तो प्रकोष्ठ क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के विकास के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, प्रकोष्ठ। ठीक है, क्या कहा मैंने? विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के विकास के लिए ये प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। ठीक है, प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जनजातियों के विकास के लिए। सबका उद्देश्य वही है, विकास करना। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि कमार विकास प्रकोष्ठ है ये कहाँ कहाँ पे है। तो कमार विकास जो प्रकोष्ठ है वो आपको मिलेंगे नगरी में। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात करें कहाँ है, तो ये महासमुंद में है। ठीक है, और तीसरा बात करें तो ये भानु प्रताप में भी है। तो जो कमार विकास प्रकोष्ठ है ये तीनों जो हमारे पास ज़िले हैं उन्हें यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, नगरी में है, महासमुंद में है, भानु प्रताप में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर हम और इसको डिस्कस करें, यह हमने कमार के बारे में बात की। अब हम और बात करते हैं दूसरे जो जनजाति हैं उस पर। हमने कमार के बारे में डिस्कस किया। कमार कहाँ कहाँ पर है? नगरी पर है, महासमुंद पर है, भानु प्रतापपुर पर है। 3 जगह पे इनका गठन किया गया है, कमार विकास प्रकोष्ठ। ठीक है, 3 जगह पे इनका गठन किया गया था, नगरी, महासमुंद, भानु प्रतापपुर। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा है बैगा। ठीक है, अगर हम बैगा की बात करें,
बैगा विकास प्रकोष्ठ की बात करें, ठीक है, तो ये भी आपको 3 जगहों पे मिलेगा। एक मिलेगा आपको राजनांदगांव, ठीक है, एक मिलेगा बैकुंठपुर, समझ में आ रहा है, और एक मिलेगा आपको बैगा के लिए मुंगेली, ठीक है, मुंगेली। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कमार के लिए बताया 3 जगह। कमार के लिए हमने डिस्कस क्या किया था, नगरी, महासमुंद, भानु प्रतापपुर। अब दूसरा जो जनजाति है जिस पर विकास परिकोष्ठ बनाया गया है, बैगा विकास परिकोष्ठ, ये 3 जगहों पर है, राजनांदगांव, बैकुंठपुर और मुंगेली। अब इसके अतिरिक्त बिरहोर के लिए भी बनाया गया है। बिरहोर के लिए देखते हैं, ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना हो तो, ठीक है। अब हम देखते हैं बिरहोर के लिए, बिरहोर विकास परिकोष्ठ, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है, बिरहोर। अब इसका भी जो गठन है वो 2 जगह में किया जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बिलासपुर, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उसे ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद होगी। मैंने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। कमार के बारे में हम डिस्कस किया, कमार का जो प्रकोष्ठ है कमार विकास प्रकोष्ठ, वो 3 जगहों में, नगरी, महासमुंद, भानु प्रतापपुर। फिर हमने बैगा की बात की, बैगा जो विकास परिकोष्ठ है वो भी 3 जगह में, राजनांदगांव, बैकुंठपुर, मुंगेली। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बिरहोर के बारे में, तो बिरहोर 2 जगह में है, एक धर्मजयगढ़ और एक है बिलासपुर, ठीक है। अब हम लास्ट प्रकोष्ठ की बात करते हैं, तो हो जाएगा पहाड़ी कोरबा के बारे में, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहाड़ी कोरबा। अब ये भी आपको 2 जगहों में मिलेगा, एक मिलेगा कोरबा से याद रख लेना, कोरबा याद रख लेना, ठीक है, कोरबा, और एक मिलेगा बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया। हमने 4 जो प्रकोष्ठ है उसके बारे में डिस्कस किया। पहला था हमारा कमार, ठीक है, कमार के बारे में हमने डिस्कस किया, नगरी, महासमुंद और भानु प्रतापपुर। उसके बाद हमने बैगा के बारे में डिस्कस किया। बैगा कहाँ कहाँ पे है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो, ठीक है, वीडियो के चलते चलते आपको याद हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। तो कमार के लिए डिस्कस किया। उसके बाद हम बैगा की बात करें तो बैगा कहाँ कहाँ पर है, बैगा राजनांदगांव, बैगा विकास परिकोष्ठ कहाँ कहाँ पर है, तो एक राजनांदगांव में है, बैकुंठपुर में है और मुंगेली में है, 3 जगह ये हुआ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बिरहोर के बारे में, तो बिरहोर कहाँ कहाँ थी, धर्मजयगढ़ और बिलासपुर में। उसके बाद हमने लास्ट डिस्कस किया है पहाड़ी कोरबा के बारे में। कोरबा से हमने याद रखा कोरबा, और कोरबा के बगल में हमने याद रखा बलरामपुर, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बातें। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में भुजिया विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गया है, ठीक है। मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में बताया अभी जस्ट कि विकास अभिकरण, हमारे जो जनजातियों से संबंधित जो अभिकरण है, विकास अभिकरण है, उनकी कुल संख्या मैंने 8 बताई, जिसमें से 6 केंद्रीय विकास अभिकरण थे, और जो दो मैंने बताए वो राजकीय विकास अभिकरण थे, जिनमें हमने 2 जो बात किया था, एक हमने पंडो की बात की थी, ठीक है, पंडो विकास अभिकरण, और एक हमने भुजिया विकास अभिकरण की बात की। अब पंडो का मैंने आपको बताया था कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय सूरजपुर में है, ठीक है, सूरजपुर। और हमने भुजिया की बात की तो भुजिया कहाँ पर है, ये गरियाबंद में, गरियाबंद, ठीक है। ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है। अब ये भी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया था कि भुजिया विकास अभिकरण हो गया, पंडो विकास अभिकरण है, इन दोनों का स्थापना कब हुआ था, तो 2002 और 3 में हुआ था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सत्य का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 59.09% है। दूसरा दिया गया है, राज्य में अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता से अधिक है। क्या पॉइंट इसमें सही हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के कितने आदिवासी विकासखंड भाटा पॉकेट के अंतर्गत आते हैं? क्या 10 आते हैं, 9 आते हैं, 11 आते हैं या फिर 13 आते हैं?
कितने आते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 9। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन को चुनना है हमें। पहला कथन दिया गया है, जनजातियों के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा तथा उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्त दिलाने के लिए उद्देश्य से जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदिवासी उप योजना क्षेत्र प्रारंभ किया गया। ठीक है, हमने डिस्कस कर रखा है जनजातीय जो है जनजातीय उप योजना, जिसका संचालन कौन करता है, जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। पहले ही क्वेश्चन में हमने ये सभी चीजें डिस्कस कर रखी है। ठीक है, दूसरा जो कथन दिया गया है, उप योजना क्षेत्र की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई विकास खंड है। तीसरा दिया गया है, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आदिवासी उप योजना क्षेत्र, आदिवासी उप योजना क्षेत्र क्या 67.50% है या 67.50% है? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका आंसर इजी ट्रैक कर पाएंगे। इसमें हमने बात किया था जनजाति उप योजना के बारे में। जनजाति उप योजना का जो गठन हुआ है वो कब किया गया था वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो जनजाति के सर्वांगीण विकास, क्या था इनका उद्देश्य? जनजातियों का विकास करना, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, उप योजना क्षेत्र की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? विकास खंड होती है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा, दूसरा भी इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आदिवासी उप योजना, आदिवासी इसी को ही बोलते हैं, जो जनजाति उप योजना है उसी को ही आदिवासी उप योजना बोलते हैं। और इसका क्षेत्र हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसका हमने डिस्कस किया था 67.50%। तीनों चीज़ें करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। ठीक है, प्रतिशत में जो पूछा गया था वो मैंने पहले ही बताया, देखिए आप क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है मेरा कि जनजाति उप योजना है, इसका जो ये जनजाति उप योजना है ये कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ है, ये आपको बताना है। मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। अब वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इसका कमेंट बताएंगे। जनजाति उप योजना या आदिवासी उप योजना दोनों एक ही चीज़ है, इन्हें कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राज्य में स्थापित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में सत्य है, कौन सा सही है? किसके बारे में? आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में सत्य क्या है ये आपको बताना है। कथन पहला दिया गया है, उपर्युक्त संसाधन इस राज्य के बस्तर जिले में स्थापित है। दूसरा कथन दिया गया है, उपर्युक्त संसाधन की स्थापना 2 सितंबर 2004 में किया गया है क्या? तीसरा दिया गया है, उपर्युक्त संस्थान देश का 15वां क्रम का आदिम जाति अनुसंधान स्थान है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आदिम जाति अनुसंधान की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं ये आपको बताना है। तो जो आदिम जाति अनुसंधान है, क्या ये बस्तर जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आदिम जाति अनुसंधान है ये रायपुर यानी कि अभी जो वर्तमान में नवा रायपुर अटल नगर है वहां पे स्थापित किया गया है, इसलिए पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत है वो भी मैं बता रहा हूं, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला कथन क्यों गलत है? जो आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये जो है कहाँ है? तो ये अटल नगर, ठीक है, यानी कि नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हुआ, ये बस्तर में लिखा था इसलिए ये गलत हुआ। हमें सत्य कथन की पहचान करना है। दूसरा कथन क्या दिया गया है? उपयुक्त संस्थान की स्थापना 2 सितंबर 2004 में किया गया था, ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका स्थापना आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है। ठीक है, और कहाँ पे है ये भी आपको पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है नवा रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सभी आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो ये आदिम जाति अनुसंधान केंद्र है। या फिर आपको ये पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो नवा रायपुर अटल नगर में है। और इसकी स्थापना कब की गई है, तो 2 सितंबर 2004 में की गई है। और ये देश का अगर क्रम पूछे तो देश का 15वां क्रम का आदिम जाति अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन हमें ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मैं डेली आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहता हूं। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके वहां से देख लीजिए। या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जा रही है। हमने इंडियन जियोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ये छत्तीसगढ़, इन सभी सब्जेक्ट का क्लास ले रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल के तो वहां आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जा करके वीडियो जरूर देख लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो कंटिन्यू करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कथन का चुनाव करना है हमें। इन कथनों को पढ़कर सही कथन का चुनना है हमें। क्या दिया गया है, पहला कथन, राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 23 जुलाई 2019 है। राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 29 जुलाई 2019 को किया गया। दूसरा जो कथन है, संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रालय परिषद की गठन का प्रावधान है। क्या इसका सही है आंसर, हमें इसमें सही कथन को चुनना है। तो जो जनजातीय सलाहकार परिषद है इसका गठन कब किया गया, तो जो जनजातीय परिषद है उसका गठन 23 जुलाई 2019 को किया गया। ये पॉइंट सही है। ठीक है, अब हम दूसरा कथन देखते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रालय परिषद का गठन किया गया। तो ये भी पॉइंट जो है वो दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है इस राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के अध्यक्ष होते हैं। कौन इनके अध्यक्ष होते हैं ये आपको बताना है। किसके अध्यक्ष बात हो रही है, राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे विभागीय मंत्री। ठीक है, विभागीय मंत्री इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजाति प्रजाति आधार पर किस समूह के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातियां प्रजाति आधार पर किस समूह के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। तो ये जो छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातियां हैं वो प्रजाति के आधार पर प्रोटो ऑस्ट्रियाइड जो जनजाति है, ठीक है, उस समूह की है। ठीक है, ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, छत्तीसगढ़ में निवासरत जो जनजाति प्रजाति के आधार पर अगर देखें, जो जनजातियां हैं वो प्रजाति के आधार पर देखें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मोहलाइन छाल से यहाँ पे शायद प्रिंट मिस्टेक है तो इसको हम समझते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मोहलाइन छाल से रस्सी बनाती हैं, समझ लेते हैं। मोहलाइन छाल से रस्सी कौन सी जनजाति जो बनाती है मोहलाइन छाल से, बिरहोर बनाती है या फिर खोंड बनाती है या फिर
कमार बनाती है या फिर ए व बी दोनों, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे गोंड लिखा है शायद, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरहोर एवं गोंड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। पहला दिया गया है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षर जनजाति हल्बा जनजाति है। क्या छत्तीसगढ़ की सबसे जो साक्षर जनजाति है तो क्या वो हल्बा जनजाति है? दूसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो साक्षर जनजाति है क्या वो उराव जनजाति है। तीसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ में न्यूनतम साक्षर जनजाति सौता जनजाति है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो सी है। ठीक है, 1 और 3 जो पॉइंट है वो सही है, यानी कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षर जनजाति, अब सर्वाधिक साक्षर जनजाति दो तो नहीं हो जाएंगे, तो सर्वाधिक साक्षर जनजाति या तो हल्बा होगा या तो उराव होगा। चूंकि हल्बा करेक्ट है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति जो हल्बा है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है पूछा जाए तो हल्बा जो जनजाति है वो सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कट जाएगा, दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। तीसरा जो दिया गया है छत्तीसगढ़ में न्यूनतम साक्षर जनजाति बात करें तो सौता जो जनजाति है वो न्यूनतम साक्षर जनजाति है। ठीक है, तो पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी। अब आपको मैं एक्स्ट्रा चीज पूछता हूं, जैसे आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो जाति है वो सर्वाधिक कौन सी जाति है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित जनजातियों को उनके साक्षर प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में यानी कि पहले जो ज़्यादा साक्षर है उसके बाद उससे कम साक्षर, उसके बाद उससे भी कम साक्षर, उसके बाद उससे भी कम साक्षर, ये हो गया घटते क्रम। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे जो साक्षर जनजाति है वो कौन सी है हमने अभी डिस्कस किया। सर्वाधिक जो साक्षर जनजाति है वो हल्बा जनजाति है, और ये केवल हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो साक्षर जनजाति है वो हल्बा है, उसके बाद आ जाएगा प्रधान, उसके बाद आ जाएगा उराव, उसके बाद आ जाएगा कंवर। ठीक है, ये इसका घटते क्रम में सही क्रम है। ठीक है, हल्बा के बाद प्रधान, उसके बाद उराव, उसके बाद कंवर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली गोंडी है। दूसरा दिया गया है बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली भतरी बोली गोंडी बोली उपभाषा है। तीसरा दिया गया है गोंडी बोली की उपभाषा बोल रहा है यहाँ पे। तीसरा दिया गया है हल्बी बोली धमतरी, दुर्ग, बालोद एवं कोंडा गांव में बोली जाती है। क्या पॉइंट इसमें से सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है ये आपको बताना है। तो क्या सही होगा इसमें? जो पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है, तो गोंड है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो करेक्ट है। दूसरा जो कथन दिया गया है बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली भतरी बोली गोंडी की उपभाषा है, तो ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया था हल्बी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो धमतरी, दुर्ग, बालोद एवं कोंडा गांव में बोली जाती है, तो ये भी पॉइंट सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 व 3 सभी पॉइंट सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन है सम्मिलित करना है। इधर हमें जनजाति दिया गया है, इधर उनका निवास क्षेत्र दिया गया है। तो सबसे पहले कमार जनजाति की बात करें तो कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमार जनजाति की बात करें तो कमार जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है महासमुंद में। ठीक है, तो इसका जो कमार का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ये कोरवा यहाँ पे आ जाएगा, कोरवा यहाँ पे है, पहाड़ी कोरवा, तो यहाँ पे हम इसको काटते हैं। ठीक है, पहाड़ी कोरवा यहाँ पे आएगा। अब हमको ये बताना है, कमार को हमने देख लिया, कमार कहाँ पे? कमार मुख्य रूप से अगर बात करें तो कमार जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तो कमार जो जनजाति है वो गरियाबंद में निवास करती है। ठीक है, गरियाबंद, कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद में निवास करती है। चूंकि हमें इधर गरियाबंद दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो हम गरियाबंद के आसपास के जिलों को देखेंगे
गरियाबंद के आसपास का जिला कौन सा है? महासमुंद। गरियाबंद से लगा हुआ जिला कौन सा है? महासमुंद। तो हम महासमुंद को आंसर ले रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक जनजाति है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे ही पाई जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जनजाति जो है, जैसे हम देखें गरियाबंद के ऊपर क्या है? महासमुंद, ठीक है। इसके ऊपर में इधर साइड में देखिए तो धमतरी है। तो ये जो कमार जनजाति है वो मुख्य रूप से गरियाबंद में तो पाई जाएगी, लेकिन गरियाबंद के आसपास क्षेत्रों में भी इसका फैलाव होगा ना, ठीक है। तो आपको मैप याद रखना है। मैप के साथ साथ अगर आप जनजातियों का स्थान देखेंगे तो आपको आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। और स्पेसिफिक वही नहीं है कि गरियाबंद में है तो उसका निवास स्थान गरियाबंद के अलावा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है। गरियाबंद के आसपास जितने ज़िले हैं उनमें उनका निवास हो सकता है, उनमें उनका फैलाव हो सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो गरियाबंद इसमें नहीं दिया गया था, तो हमने क्या लिया? महासमुंद आंसर लिया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ें। दूसरा दिया गया है हल्बा है, ठीक है। दूसरा हल्बा है। हल्बा का निवास क्षेत्र कहाँ है? हल्बा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, ये आपको बताना है। तो हल्बा जो जनजाति है उसका जो निवास क्षेत्र है वो है बालोद, ठीक है। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हल्बा, लास्ट में बा आ रहा है, बा यानी कि लास्ट में जो बा है वहीं से आप कनेक्ट कर लेंगे बालोद और हल्बा, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है? बा, ठीक है। हल्बा में भी बा है और बालोद के पहले अक्षर में क्या मिल रहा है? बा, ठीक है। तो ये आप कनेक्ट कर लेंगे। जो कमार है उसको कैसे याद रखेंगे? कमार के लिए भी मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक के जरिए लेंगे ना इसे। कमार के लिए जैसे हमने इसका निवास स्थान कहाँ पढ़ा? गरियाबंद, ठीक है। तो कमार यानी इसको हम लेते हैं कमर। कमर क्या है? गोरा है। ये ट्रिक है केवल ना, ट्रिक के लिए देंगे आप। कमर क्या है? गोरा है। तो कमर से कमार और गोरा से गरियाबंद, ट्रिक है। ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ें। हलवा के लिए भी मैंने ट्रिक क्या बताया? लास्ट में बाबा आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें किसकी? पहाड़ी कोरवा की। पहाड़ी कोरवा कहाँ मिलेंगी आपको? पहाड़ी कोरवा हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। पहाड़ी कोरवा कहाँ मिलेंगी? तो पहाड़ी कोरवा जो है वो आपको जसपुर में मिलेंगे, ठीक है। हलवा का हमने बालोद बनाया था। पहाड़ी कोरवा कहाँ मिलेंगी? जसपुर में मिलेंगे। अब बचा क्या? दोरला। दोरला कहाँ पे मिलेगा? सुकमा में मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का 3 है। तो ए का 3 हमें कहाँ कहाँ दिया गया है? ए का 3 केवल और केवल ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया? ट्रिक जो भी है वो सभी याद रखेंगे। ट्रिक आपको एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ट्रिक ही याद आएगा, तो आप ट्रिक से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। हलवा को मैंने बताया, बाबा लास्ट में देखेंगे तो बालोद, हलवा बालोद, या कनेक्ट कर लेंगे। कमार का मैंने बताया, कमर गोरा, तो कमर से कमार और गोरा से गरियाबंद, ठीक है। पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा के लिए ट्रिक क्या बनाएं? पहाड़ी कोरवा जसपुर, ठीक है। पहाड़ी कोरवा के लिए क्या बनाएंगे? कोरवा जसपुर। कोई कनेक्ट हो रहा है क्या? तो अगर आपको ट्रिक कुछ याद आ रहा हो, कुछ समझ पा रहे हो तो आप कमेंट कर लेना, ट्रिक के जरिए जैसे हम याद करेंगे। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सदरी और भथरी बोली, ठीक है। यहाँ पे भथरी लिखा है। सदरी और भथरी बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पहले ये समझना होगा कि भाषा के आधार पर जो इसे वर्गीकरण किया गया है, कितने वर्गों में इसे बांटा गया है, ये चीज़ें आपको याद करना है। जनजाति का भाषीय आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। वो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कौन सा है? पहले की बात करें, क्या बोल रहा हूँ मैं? जनजातियों का भाषाई आधार पर वर्गीकरण। जनजातियों का भाषाई आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला मुंडा भाषा हो जाएगा, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार, ठीक है। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। पहला मुंडा भाषा परिवार। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आर्य भाषा परिवार, ठीक है। आर्य भाषा परिवार। तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या है? तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भाषाओं के आधार पर जो जनजातियां हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मुंडा भाषा परिवार, दूसरा आर्य भाषा परिवार, तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। अब इसका जो क्षेत्र है वो आपको देखना होगा। निवास स्थान, निवास क्षेत्र जो है वो आपको याद रखना है। तो मुंडा से हम क्या याद रखेंगे? मुंडा जो है वो
कहाँ पे मिलेंगे हमें, सरगुजा संभाग में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या है, उत्तर छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। मुंडा भाषा कहाँ पे मिलेंगे हमें, उत्तर छत्तीसगढ़, मुख्यतः कहाँ मिलेंगे ये, उत्तर छत्तीसगढ़, यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कोरबा और रायगढ़, इन दोनों जगहों में और मिलेंगे, ठीक है। अब हम आर्य भाषा की बात करें, आप देख पा रहे हैं आर्य मैंने कहाँ पे लिखा है, मध्य में लिखना है, मध्य में लिखा है मैंने ऊपर क्या लिखा है, मुंडा। मुंडा भाषा, ये आप क्रम में ही याद रखेंगे, ठीक है। मुंडा मैंने क्या लिखा, ऊपर लिखा, ऊपर से यानी ऊपर जो क्षेत्र है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है, मैंने मुंडा भाषा परिवार को कहाँ लिखा, ऊपर में लिखा। ऊपर से क्या याद होगा आपको, उत्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे मिलेगा, यानी कि सरगुजा संभाग जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे मिलेगा। आर्य मैंने कहाँ लिखा, मध्य में लिखा, ठीक है। तो आर्य का करेक्ट आंसर अगर हम देखें निवास क्षेत्र, तो आर्य मैंने लिखा मध्य में, तो ये हमें कहाँ मिलेगा, मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ में क्या क्या आते हैं, बिलासपुर संभाग आता है, रायपुर संभाग आता है, दुर्ग संभाग आता है। तो ये जो आर्य भाषा है वो तीनों जगह में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करें द्रविड़ की, तो द्रविड़ भाषा जो है मैंने कहाँ लिखा, नीचे में लिखा, नीचे यानी कि दक्षिण में लिखा, ठीक है। हम जैसे दिशा देखते हैं, ये ऐसे हम दिशा देखते हैं, ऊपर का होता है उत्तर, नीचे का होता है दक्षिण, इधर का होता है पूर्व और इधर का होता है पश्चिम, ठीक है। तो मैंने मुंडा को कहाँ लिखा, ऊपर की ओर लिखा, उत्तर में लिखा, तो ये उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा मुख्यतः। मध्य में क्या लिखा मैंने, आर्य छत्तीसगढ़, तो मध्य में क्या पाया जाएगा, मध्य में पाया जाएगा आर्य भाषा परिवार, ठीक है। मध्य भाषा में मतलब मध्य में क्या क्या पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य में कौन कौन सा संभाग है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, ये मध्य में पड़ते हैं। तो आर्य भाषा जो है वो मध्य छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने दक्षिण भाषा परिवार को कहाँ लिखा, नीचे में लिखा, नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दक्षिण में लिखा है, ठीक है। अगर नीचे हम देख, आप अगर ऐसे याद नहीं रखना चाहते तो द्र से याद रखेंगे, द इसमें भी है द्रविड़ भाषा, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाएगा, दक्षिण में मिलेगा, दक्षिण क्षेत्र में मिलेगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सदरी भतरी बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो अब आपको इनके अंदर के जो बोली हैं उन सभी चीज़ों को याद करनी है। मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं या तो इसी में आपको बता देता हूँ, आप नोट करते जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस वीडियो को हम 25 तक ही रखेंगे। इसमें हम जो अभी हमने डिस्कस किया, भाषाई आधार पर जो जनजातियों का वर्गीकरण है 3 वर्गों में हमने बांटा था, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सदरी भतरी बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो सदरी और ये जो भतरी बोली है वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेगा ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जो मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम मुंडा की बात करते हैं, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार, मैं मुंडा बस लिख रहा हूँ, आगे आप ध्यान रखेंगे। मुंडा भाषा परिवार कहाँ पे मिलेगा, ये मैंने बताया ऊपर में लिखा था, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में, यानी कि सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के अतिरिक्त ये हमें मिलेगा कोरबा में, और कोरबा के अलावा ये हमें मिलेगा रायगढ़ में, ठीक है। सभी अगर कनेक्ट करें, आपको मैप अगर याद हो तो हम जैसे सरगुजा संभाग बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा सरगुजा संभाग है। अगर हम इसमें जिलों को देखें, ठीक है, तो ये हमारा एक हो जाएगा एमसीबी, ठीक है। आपको मैप क्लियर याद होना चाहिए। ये एमसीबी हो जाएगा, ये हो जाएगा कोरिया, ठीक है, कोरिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एमसीबी। और उसके बाद हम बनाते हैं, ये हो जाएगा कौन सा, सूरजपुर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बलरामपुर, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा सरगुजा, और यहाँ पे मिलेगा आपको जसपुर। अब जसपुर के अलावा उत्तर में जो जैसे ये हमारा पहला संभाग है, ठीक है। पहले संभाग में कितने ज़िले हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जो सरगुजा संभाग में 6 जिले आपको दिख गए होंगे। एमसीबी 1, कोरिया 2, सूरजपुर 3, सरगुजा 4, जो बलरामपुर है वो 5 और जसपुर है 6, ठीक है। ये उत्तरी भाग हमको पता चल गया, सरगुजा संभाग। अब अगर इसके अलावा इसका क्षेत्र और देखें तो इसका जो क्षेत्र है वो और कहाँ मिलेगा, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे कोरबा है, ठीक है। यहाँ पे कोरबा मिलेगा आपको, और उसके साइड में आपको क्या मिलेगा, रायगढ़ मिलेगा। यानी कि सब उत्तरी क्षेत्र में आपको दिखने मिल रहे हैं,
ठीक है। तो ये आपको इन सभी जगहों में मिलेंगे, ठीक है। या तो सरगुजा संभाग में पूरा मिलेगा, उसके अतिरिक्त यहाँ कोरबा में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में मिलेगा। तो ये आपको मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें जो बोली है वो अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे इसमें तुरी बोली बोली जाती है, ठीक है। ये हमने मुंडा की बात कर रही है, मुंडा में कौन कौन सी बोली संबंधित है, तो मुंडा में तुरी बोली, ठीक है। तुरी हो जाएगा। उसके बाद सिंगरी हो जाएगा, ठीक है। सिंगरी के अलावा मुंडारी हो जाएगा, मुंडारी के अलावा खड़िया हो जाएगा। जो मैं लिख रहा हूँ अगर वो आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान रखेंगे। खड़िया हो जाएगा, खड़िया के बाद हो जाएगा मांझी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मांझी। ये इनकी बोली हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया। अब आपको इससे जो संबंधित जो जनजाति है वो भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी सरगुजा संभाग में जनजाति पाई जाती हैं वो आपको मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे सरगुजा संभाग में कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर हो गया, नगेसिया हो गया, सौता हो गया, सांवरा हो गया, नीलहाल, खड़िया, मांझी, कोल, झंवर या झमार, ये सभी जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, ये आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान रखेंगे। इसका मैं आपको PDF डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको इसका PDF डाल दूंगा जो मेरे पास है अभी, ठीक है। इसमें जो एक अपवाद है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम, यहाँ पे मुंडा, ठीक है। मुंडा की बात कर रहे थे। इसमें एक अपवाद जो जनजाति है गदबा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति नहीं है, लेकिन ये कहाँ पाया जाएगा, मुंडा भाषा परिवार में पाया जाता है। ये आपको याद रखनी है गदबा के बारे में, ठीक है। समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ें तो इसके बाद मैंने क्या बताया था, दूसरा बताया था मैंने आर्य भाषा परिवार, ठीक है। ये हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। आर्य भाषा की बात करते हैं तो आर्य भाषा, ठीक है, मैं लिखता हूँ दूसरा आर्य भाषा परिवार, ठीक है। आर्य भाषा परिवार, इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, प्रमुख बोलियां क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगा हल्बी, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। हल्बी के बाद क्या हो जाएगा, भतरी, ठीक है, भतरी। उसके बाद पंडोप, ये इसकी बोली हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है अभी हम क्वेश्चन में क्या पढ़े, सदरी, ठीक है, सदरी हमने अभी पढ़ा, ठीक है, सदरी, ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा ना अभी क्वेश्चन में। तो ये आर्य भाषा परिवार की बोली है सदरी। और एक यहाँ और बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं कौन कौन सी, हल्बी, भतरी, पंडोप, सदरी और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इनमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो आपको भी इनमें जो मध्य छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजाति पाई जाती हैं वो सभी याद रखना है। जैसे मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा संभाग, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग, इनमें कौन कौन सी जो जनजाति है वो पाई जाती है, वही जो जनजाति है वो इस आर्य भाषा परिवार में मिल जाएंगी। जैसे हमने मैकल श्रेणी की बात की, मैकल श्रेणी मुख्य रूप से कबीरधाम। अब कबीरधाम कौन सा है, तो दुर्ग संभाग में मिलेगा। तो दुर्ग संभाग यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ में, यानी कि बैगा यहाँ पे मिल जाएगा। कमार की हमने बात की, कमर गोरा यानी कि गरियाबंद कौन सा संभाग का हिस्सा है, कौन से संभाग का ये जिला है, तो रायपुर संभाग में यानी कि मध्य छत्तीसगढ़। तो जो कमार है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। कमार बैगा बात की हमने। उसके बाद कमर हो गया, बिंझवार हो गया, भूंजिया हो गया, धनवार हो गया, देवार हो गया, मरार हो गया, भैना हो गया। ये सभी जो जनजातियां हैं ये यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी मैप के जरिए, लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है, अपवादों को याद रखना है, क्योंकि अपवादों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आर्य भाषा। आर्य भाषा परिवार में जो अपवाद जो बोली है, जैसे हलवा हमने कहाँ डिस्कस किया था, बालोद, ठीक है। तो ये यहाँ हलवा भी मिल जाएगा, हलवा जो जनजाति है, ठीक है, यहाँ हलवा मिलेगा आपको, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ हलवा। और याद रखना यहाँ पे भतरा भी मिलेगा, ठीक है, भतरा, ठीक है। उसके बाद पंडो भी यहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया, कमार हो गया, बैगा हो गया, बिंझवार हो गया, कमर, भूंजिया, धनवार, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
ये हो गया आर्य भाषा परिवार। अब क्या बचा, जो हमने नीचे में लिखा था यानी दक्षिण में लिखा था, दक्षिण से द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार, मैं लिखता हूँ द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। ये अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती है ये आपको याद रखना है। जैसे कुडुख हो गई, ठीक है, कुडुख, कुडुख जो बोली है वो आपको द्रविड़ भाषा परिवार में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुई, ठीक है, ये अभी एडीओ के क्वेश्चन में आया था, कुई, कुई कौन सी जनजाति की बोली है, तो कुई कौन सी जनजाति की बोली है ये आपको कमेंट करना है। मैं भी आपको देखूं कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितने चीज़ें आपको याद हैं, ठीक है। जो कुई जो बोली है वो कौन सी जनजाति की बोली है, ये अभी एडीओ के हाल ही एग्जाम में आया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त और हम बात करें तो परजी हो गया, कोया हो गया, दोरली हो गया, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार में बोली जाएंगी, ठीक है। अब हम अगर इसके जनजातियों की बात करें तो आपको जो दक्षिण क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है, जैसे मुख्य रूप से हम जैसे दक्षिण में देखते हैं नारायणपुर में, नारायणपुर में हमें क्या मिलता है, अबूझमाड़िया। तो अबूझमाड़िया कहाँ मिलेगी, यहीं मिलेगी द्रविड़ भाषा परिवार में, जो जनजाति है अबूझमाड़िया, ठीक है। इसके अतिरिक्त दंडामी माड़िया हो गया, अबूझमाड़िया हो गया, धुरवा हो गया, माड़िया हो गया, मुड़िया हो गया, गोण हो गया, दोरला हो गया, परजा हो गया, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगी, द्रविड़ भाषा परिवार में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको एक जो याद रखनी है, ठीक है, अपवादों को याद रखना है, जैसे मैंने बताया। तो द्रविड़ में हम याद रखने हैं द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार के जो अपवाद है, उराव, उराव एक अपवाद है, ठीक है। उराव पूछा जाता है, उराव जो जनजाति है वो कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, तो उराव जो जनजाति है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोंध, ठीक है, कोंध जो जनजाति है ये भी एक अपवाद है, ये भी पूछा जा चुका है। अभी जो मैंने पहले अभी बताया, कोई जो बोली है वो कोंध जनजाति की ही बोली है, ठीक है। ये एडीओ के क्वेश्चन में आ चुका है, एडीओ के जो एग्ज़ाम हुआ अभी उसमें आ चुका है। तो ये चीज़ें हुई, हमने तीनों भाषा परिवार को डिस्कस कर लिया, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, मेहनत आपको अच्छी लग रही है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।